गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 5 का हिंदी पावनी को हम पढ़ेंगे। पाठ जो है 4 नरेंद्र की जीवन से। हम लोग 4 चैप्टर का पार्ट 4 है, मैंने नरेंद्र की जीवन से आज चैप्टर को हम पढ़ाएंगे। एक बार स्वामी विवेकानंद अमेरिका में भ्रमण कर रहे थे। अचानक एक जगह से गुजरते हुए उन्होंने पुल पर खड़े कुछ लड़कों को नदी में तैरकर अंडे के छिलकों पर बंदूक के निशान लगाते देखा। माने वो क्या देखता है कि कुछ लड़के नदी के तट पर खड़े होकर बंदूक से अंडे के छिलके पर निशान लगा रहे थे। किसी भी लड़के का एक भी निशान सही नहीं लग रहा था। उन्होंने एक लड़के से बंदूक ली और खुद निशान लगाने लगे। उन्होंने पहला निशान लगाया जो बिल्कुल सही लगा। तो नरेंद्र सिर्फ उनकी ज्ञान और विद्वता ही उनमें नहीं थी, बल्कि उनमें हर एक कला थी। वे निशान में, तीरंदाजी में, हर एक चीजों में वे प्रवीण थे। फिर उन्होंने एक के बाद कुल 12 निशान लगाए। ये निशान बिल्कुल सही लगे और वे जितने भी निशान लगाए 12 बार मैंने बंदूक से गोलियां छोड़े और वे 12 बार की मैंने अंडे की छिलके को सही निशाने पर जाकर लगा। यह देखकर लड़के दंग रह गए। लड़के क्यों दंग रह गए कि यह कितना बड़ा निशानबाज है जो इतनी सटीक निशाना लगा रहा है। उन्होंने उनसे पूछा, किससे पूछा? स्वामी विवेकानंद, नरेंद्र से। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र था, ठीक ना। उनसे पूछा, स्वामी जी आप ये कैसे कर लेते हैं? सभी को आश्चर्य हुआ कि एक सन्यासी इतने सटीक निशान कैसे लगा सकता है, जो एक बड़े निशानबाज लोग नहीं लगा पाते। तो ये एक सन्यासी, एक स्वामी होते हुए, एक साधु प्रवृत्ति का आदमी होते हुए इतनी सटीक निशान कैसे लगाते हैं? क्या पूछे? उन्होंने, स्वामी जी आप ये कैसे कर लेते हैं? आपने सारे निशान बिल्कुल सटीक कैसे लगा लिए? स्वामी विवेकानंद बोले, असंभव कुछ नहीं है। वे कहते हैं कि अगर मनुष्य कुछ भी अगर ठान ले, उनमें अगर किसी भी चीज को करने की जिज्ञासा हो तो वह आसानी से वह कार्य को पूर्ण कर लेता है। अगर हमारी जिज्ञासा कहीं नहीं कम रहती है तभी वह हमारा काम सही ढंग से नहीं हो पाता है। तुम जो भी कर रहे हो अपना पूरा दिमाग उसी एक पर काम में लगाओ। स्वामी जी बच्चों को ये शिक्षा दिए कि जो तुम ये निशाना लगा रहे हो, तुम उस निशाने पर अपना ध्यान केंद्रित करो, लगाओ। अगर तुम निशाना लगा रहे हो तो तुम्हारा पूरा ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पर होना चाहिए, तब तुम कभी चूकोगे नहीं। जिस तरह विद्यार्थियों का लक्ष्य होता है पढ़ना, आगे बढ़ना, अच्छे मार्क्स लाना, तो बच्चों को सिर्फ अपने पाठ में ध्यान लगाना चाहिए, तभी वह अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। नहीं तो वे क्या होते हैं? वे पुअर मार्क्स लाते हैं, माने डल मार्क्स लाते हैं। यदि तुम अपना पाठ पढ़ रहे हो तो सिर्फ पाठ के बारे में सोचो और उस बच्चे को ये शिक्षा देते हैं, संदेश देते हैं कि बच्चे अगर तुम पाठ पढ़ रहे हो तो सिर्फ अपने पाठ पर ही ध्यान रखो, किसी दूसरे पर ध्यान न रखो। अक्सर क्या होता है, लोग क्या करते हैं, ध्यान
किताब पढ़ते हैं लेकिन ध्यान दूसरी जगह उनका रहता है, किसी एक जगह उनका ध्यान स्थिर नहीं होता है और यही कारण होता है कि वे कोई भी कार्य सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। अक्सर बच्चे कहते हैं हमारे क्वेश्चन नहीं याद होता है, हमारे पढ़ने में मन नहीं लगता है, तो वो अक्सर होता है कि वे किताब लेकर बैठते हैं लेकिन उनका ध्यान दूसरी ओर केंद्रित रहता है, जिससे उनका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रश्न का उत्तर नहीं याद हो पाता है या उस पाठ को सही से समझ में नहीं आता है। लड़कों को यह सीख देने वाले स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र दत्त। इसके पहले भी हम बताए थे कि स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र था। ये बड़े मेधावी छात्र थे, बहुत ही कुशाग्र बुद्धि का, बहुत ही तेज बुद्धि का। वे बचपन से ही काफी तीव्र बुद्धि के बालक थे। नरेंद्र बचपन से ही बड़े होनहार थे। अक्सर होता है जो होनहार बच्चे होते हैं वे बचपन से उनकी पहचान होने लगती है कि वे आगे चलकर कुछ कर रहे हैं। उनकी माता भुवनेश्वरी देवी कथा कहानियां सुनाकर नरेंद्र में उच्च संस्कार भरती थी। अक्सर बच्चों को संस्कार कौन सिखाता है? उसकी माता सिखाती है कि अच्छे बातों को उनके दिमाग में भरती है कि बड़ों को किस तरह इज्जत करना है, अपने सगे संबंधियों को किस तरह ख्याल रखना है। तो ये सारी संदेश सारी शिक्षाएं जो होती है बचपन में माता के द्वारा बच्चों को मिलती है। उसी तरह नरेंद्र को भी और उनकी माता कथा कहानियों के माध्यम से उन्हें उच्च संस्कार देती थी। अक्सर बच्चे छोटे बच्चों को दादा दादी, नाना नानी, माँ छोटी मोटी कहानियां सुनाती रहते हैं जो ज्ञानवर्धक होती हैं। उनके पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता के उच्च न्यायालय में एक वकील थे। नरेंद्र के पिता का नाम क्या था? विश्वनाथ दत्त। ये नोट कर लेना सब कि नरेंद्र के पिता का नाम विश्वनाथ दत्त थे और वे कलकत्ता के उच्च न्यायालय में एक वकील थे। ये तुमको नोट कर लेना है। नरेंद्र को अपने पिता से कुशाग्र बुद्धि और माता से धार्मिक विचार विरासत में मिले थे। पिता से नरेंद्र को कुशाग्र बुद्धि तीव्र बुद्धि, क्योंकि वकील तेज दिमाग के होते हैं और उनकी माता धार्मिक महिला थी, धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी, जिसके द्वारा उन्हें धार्मिक विचार विरासत में मिले थे। क्योंकि स्वामी विवेकानंद या नरेंद्र का एक धार्मिक प्रवृत्ति के भी उनकी माता का ही उनके जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि रहा है और यही कारण था कि नरेंद्र भी आगे चलकर स्वामी के नाम से विख्यात हुए। जब वे 6 वर्ष के थे तो उन्हें पास के स्कूल में भर्ती करा दिया गया। कहाँ करा दिया गया? नजदीक के। अक्सर क्या होता है कि छोटे बच्चों को नजदीक के विद्यालयों में नामांकन कराया जाता है। उनके पिता उन्हें घर पर ही पढ़ाते थे। किसके पिता? नरेंद्र के पिता। बाद में उन्हें पढ़ने के लिए कलकत्ता भेज दिया गया। नरेंद्र को कहाँ पढ़ने के लिए भेजा गया? बाद में उच्च शिक्षा के लिए कलकत्ता भेजा गया। 10वीं की परीक्षा में सारे स्कूल में अकेले नरेंद्र ही प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए। उस समय बहुत कम ही लोग थे कि जो प्रथम श्रेणी से पास होते थे। 10वीं परीक्षा में सिर्फ नरेंद्र ही एक
10वीं की परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए और कोई भी उस विद्यालय का कोई भी छात्र प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण नहीं हुआ। शरीर से स्वस्थ और सुंदर नरेंद्र कुश्ती और तैराकी आदि खेलों में प्रवीण थे। वे सिर्फ स्वस्थ और सुंदर ही नहीं थे, बल्कि अभी उसके पहले भी बताए थे कि नरेंद्र हर चीजों में तेज थे। कुश्ती में तेज थे, तैराकी में तेज थे, निशानबाजी में तेज थे, खेलने में तेज थे। मतलब वे हर विद्याओं में, हर कलाओं में प्रवीण थे। उन्हें सारी कलाओं एक सही ढंग से निष्पादन करने आता था। वे ये नहीं कि वे कोई भी काम बड़े ही ध्यान पूर्वक और लगन पूर्वक करते थे, जिस यही कारण था कि वे हर एक चीजों में वे विजेता घोषित होते थे। संगीत में भी उन्हें बहुत प्रेम था। संगीत का भी उन्हें अच्छा ज्ञान था। कहानी सुनाने में नरेंद्र का कोई जवाब नहीं था। वे ऐसी आश्चर्यचकित वाली कहानियां सुनाते थे, लोगों को सुनाते थे कि लोग दंग रह जाते थे, हतप्रभ रह जाते थे। जब वे कहानी सुनाना शुरू करते, उनके सहपाठी का अर्थ होता है मित्र, दोस्तें जो थे वे सब कुछ भूलकर उनकी कहानी सुनने लगते थे। वे यहाँ तक कि वे इस तरह कहानी में मगन हो जाते थे कि दोस्तों को इतनी कहानियां प्रिय लगने लगती थी कि वे अपना सब कुछ छोड़कर नरेंद्र के साथ बैठकर ध्यान पूर्वक कहानी सुनने लगते थे। एक दिन नरेंद्र अपने मित्रों को कहानी सुना रहे थे। वे कहानी सुनने और सुनाने में इतने मगन थे कि शिक्षक कब आकर पाठ पढ़ाने लगे उन्हें पता नहीं चला। कक्षा में बोलने की आवाज सुनकर शिक्षक ने पूछा, वहां बातें कौन कर रहा है? सभी छात्रों ने नरेंद्र और उनके मित्रों की ओर इशारा कर दिया। शिक्षक ने क्रोधित होकर एक एक से पाठ से संबंधित प्रश्न पूछने प्रारंभ किए। मैंने शिक्षक इतने क्रोधित हो गए कि वे सभी से प्रश्न पूछने लगे। अपनी पहले से की गई तैयारी के कारण नरेंद्र को छोड़कर अन्य कोई छात्र प्रश्नों के उत्तर न दे सका और कोई भी छात्र उन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाया। नरेंद्र सिर्फ वो पहले ही मैंने पढ़ लिया था उस पाठ को, जिसके कारण उसको उस पाठ के प्रश्न का उत्तर याद था। शिक्षक को विश्वास हो गया कि नरेंद्र पाठ पर ध्यान दे रहा है और दूसरे छात्र बातचीत में मगन है। उन्होंने नरेंद्र को छोड़कर सभी को बेंच पर खड़े होने का दंड दिया। इसको सभी बच्चों को खड़े होने का दंड दिया, लेकिन तभी नरेंद्र स्वयं बेंच पर खड़े हो गए। शिक्षक ने कहा, नरेंद्र तुम बैठ जाओ, तुम्हें बेंच पर खड़े होने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन क्यों? नरेंद्र भी उस सभी बच्चों के साथ बेंच पर खड़े हो जाते हैं। जब शिक्षक कहते हैं कि नरेंद्र तुम तो गलती नहीं की हो, तुम प्रश्न का उत्तर सुनाए हो, तुम बैठ जाओ। तो नरेंद्र क्या कहता है? नरेंद्र बड़े ही विनम्र भाव से, विनम्रता पूर्वक कहता है, सर मैं ही तो कहानियां सुना रहा था। अगर मैं कहानी नहीं सुनाता तो बच्चे अपना पाठ याद कर लेते, लेकिन उन बच्चों की गलतियों को वह किस तरह ढकता है? तो वह कहता है कि
सर मैंने बच्चों को कहानियां सुना रहा था जिससे बच्चे पढ़ नहीं सके, अतः इन बच्चों का कोई कसूर नहीं है, कसूर तो मेरा है, मैं कहानी सुना रहा था। देखिए अपने दोस्तों को किस तरह नरेंद्र बताते हैं अपनी बुद्धि के द्वारा, इतनी सरल भाषा से और इतनी विनम्रता पूर्वक कि शिक्षक क्या होते हैं, शिक्षक को उनकी बातों को सुनकर कर दया आती है, वे खुश हो जाते हैं, वे प्रसन्न हो जाते हैं। शिक्षक नरेंद्र की सच्चाई के प्रति निष्ठा देखकर चकित हो गए और सभी को क्षमा कर दिया और सभी बच्चों को क्षमा कर दिया। तो इस तरह नरेंद्र सभी बच्चों को क्या किया, बचा लिया। दंड, जो बच्चों को दंड मिला था उस दंड से बचाया। नरेंद्र को किताब पढ़ने का भी बहुत शौक था। किसको किताब पढ़ने का शौक था, तो नरेंद्र को। वे जिस बात को एक बार सुन या पढ़ लेते उसे कभी नहीं भूलते थे। वे दोबारा उस पाठ को कभी नहीं भूलते थे। अक्सर क्या होते हैं, बच्चे पढ़ते हैं भूल जाते हैं, उनमें किसी भी बात को याद रखने की उतनी प्रवृत्ति नहीं होती है, वे याद नहीं रख पाते हैं। लेकिन वे जो पाठ पढ़ लेते थे वे हमेशा के लिए उनके दिमाग में याद हो जाती थी। वे प्रतिदिन पुस्तकालय से एक पुस्तक लाया करते थे, अगले दिन उसे लौटा देते और दूसरी पुस्तक ले आते। माने एक पुस्तक लाते, वे पढ़ते थे, फिर वे लौटाते और फिर दूसरी पुस्तक। ये नहीं कि वे पुस्तक लाए और वो कि कहाँ रेक पर या अलमारी पर रख दिए और 2-4 दिन के बाद उन्हें याद आया कि हम पुस्तकालय से किताब लाए हैं, वो पढ़ना है। तो वे ये नहीं, लापरवाह नहीं थे। वे जो भी किताब लाते थे वे ढंग से पढ़ते थे और फिर वे अगले दिन उस किताब को लौटाकर दूसरी किताब लेते थे। पुस्तकालय के अधिकारी को भी बहुत आश्चर्य होता था। जो पुस्तकालय के शिक्षक थे, कर्मचारी थे, उन्हें भी आश्चर्य होता था कि इतनी जल्दी भी कि वो पूरा किताब कैसे पढ़ लिया। अक्सर लोगों को आश्चर्य होता है कि आज वो किताब ले गया, कल लौटा दिया, ये शायद नहीं पढ़ा होगा। लेकिन ऐसी बात नरेंद्र के साथ नहीं था। वे किताब ले जाते थे और वे ध्यान से उस पुस्तक को पढ़ते थे। वे सोचते कि यह लड़का एक दिन में ही पूरी पुस्तक पढ़ता भी है, यह पढ़ने का ढोंग करता है। क्योंकि अक्सर ये लोग सोचते हैं कि इतनी मोटी किताब वो एक दिन में कैसे पढ़ लिया। एक दिन उन्होंने नरेंद्र से पूछ ही लिया। कौन पूछ लिया? तो माने पुस्तकालय के जो अधिकारी थे या शिक्षक थे या उसको कर्मचारी, जो भी कहो, वो पूछ लिए, तुम पुस्तक पढ़ते भी हो या वैसे ही बिना पढ़े लौटा देते हो? जो उस शिक्षक के मन में दुविधा था वह नरेंद्र के सामने कहता है कि क्या तुम पुस्तक पढ़ते हो या बिना पढ़े लौटा देते हो? नरेंद्र ने कहा, मैंने आपके यहां से ली गई सभी पुस्तकों को अच्छी तरह पढ़ा है। बड़े ही विनम्र शब्द से उस शिक्षक को जवाब देते हैं कि मैंने यहाँ से जो भी पुस्तक ले गया हूँ वह सिर्फ पढ़ा नहीं बल्कि उसे अच्छी तरह ढंग से पढ़ा हूँ। आप चाहें तो किसी भी पुस्तक से प्रश्न पूछ सकते हो। वो बड़े ही शिष्टता पूर्वक उस शिक्षक से कहते हैं, अगर आपको विश्वास नहीं है
तो आप किसी भी पुस्तक से, जो मैं किताब ले गया हूँ, उस पुस्तक से किसी भी पुस्तक से आप प्रश्न को पूछ सकते हैं। अधिकारी ने नरेंद्र की लौटाई किताबें उठाई और एक पृष्ठ खोलकर प्रश्न पूछना शुरू किया। फिर भी वह शिक्षक को विश्वास नहीं, उस अधिकारी को विश्वास नहीं हुआ कि नरेंद्र सच बोल रहा है। वह किताब उठाता है और क्या प्रश्न पूछना शुरू कर देता है। नरेंद्र ने सभी प्रश्नों का के सही उत्तर दिए। नरेंद्र एक भी प्रश्न का उत्तर गलत नहीं बोला, बल्कि वह सही सटीक उत्तर जो होता है वही बताया। और समझ गए कि वो कितनी कुशाग्र बुद्धि के थे कि जो भी किताब पढ़ लेते थे उन्हें हमेशा के लिए याद हो जाता था। जो सभी बच्चों में यह नहीं पाया जाता है। कुछ बच्चे बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के होते हैं, बहुत ही तेज दिमाग के होते हैं, जो एक बार देख लेते हैं वे हमेशा के लिए, जीवन भर के लिए उनके दिमाग मानसिक पटल पर बैठ जाते हैं। अधिकारी के मुंह से निकला, ऐसा कैसे हो सकता है? वह कहते हैं जो अधिकारी थे, ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम रोज मन किताब ले जाते हो और पूरी किताब पढ़ लेते हो और सभी का प्रश्न भी उत्तर याद कर लेते हो, जो हम लोगों से नहीं हो पाता। मैंने उस अधिकारी ने बोला कि जो एक साधारण व्यक्तियों से नहीं हो सकता। नरेंद्र बोला, इसके लिए सिर्फ अभ्यास और एकाग्रता की आवश्यकता होती है। नरेंद्र बड़े ही सरल भाव से, बड़े ही विनम्र भाव से वे कहते हैं कि सर, इसके लिए सिर्फ अभ्यास और एकाग्रता, माने ध्यान को स्थिर रखकर अगर हम पाठ को पढ़ते हैं तो यह कोई बड़ी बात नहीं होती है। हमारा मन स्थिर नहीं रहने के कारण ही हम उसको सही से पढ़ नहीं पाते हैं, जिससे हमारा मानसिक पटल पर वो बातें बैठ नहीं पाती है। मन लगाकर पढ़ने से यह सब संभव है। ऐसी प्रखर बुद्धि के स्वामी थे नरेंद्र। मानिए और समझिए, ऐसी प्रखर बुद्धि के स्वामी, इसीलिए उनका नाम आगे चलकर स्वामी रखा गया। बड़े होकर 24 वर्ष की आयु में नरेंद्र नाथ ने संन्यास ले लिया। जब ये 24 साल के हुए तो वे क्या किए? वह सन्यासी हो गए। मैंने अपना घर बार छोड़कर संन्यास धारण कर ली और वे धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करने लगे, जो भारत के इतिहास के पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत तथा प्रसिद्ध ग्रंथ जो होते हैं उनकी वे अध्ययन करने लगे। उन्होंने अपने देश और देशवासियों से बहुत प्यार था। वे सिर्फ धार्मिक किताबें नहीं पढ़ते थे, बल्कि उन्हें अपने देश से तथा देश के नागरिकों से असीम प्यार था। उन्होंने हमेशा देश को संगठित और शक्तिशाली बनाने का संदेश दिया। वे कहते थे कि जब तक हमारा देश संगठित नहीं होगा, हमारे देश के लोगों में एकता नहीं आएगी, तब तक हमारा देश आगे बढ़ नहीं सकता, हमारे देश का विकास नहीं हो सकता। इसीलिए उन्होंने हमेशा देश को संगठित और शक्तिशाली बनाने का संदेश दिया। उन्होंने 30 वर्ष की आयु में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित विश्व धर्म संसद में
शून्य पर बोलते हुए भारतीय संस्कृति का लोहा संपूर्ण विश्व को मनाया। देखिए, मैंने इतनी अमेरिका का शिकागो शहर बहुत ही शिक्षित शहर है और उस जगह आयोजित धर्म सभा माने विश्व की सारी धर्म के लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं, उसी को हम कहते हैं विश्व धर्म संसद, जहाँ सभी धर्मों के लोग एकत्रित होते हैं और अपने अपने धर्मों के बारे में लोगों को शिक्षा देते हैं कि हमारे धर्म में ये अच्छा है, ये माने हम नारी धर्म की सिर्फ अपने धर्म की क्या करते हैं, बड़ाई करते हैं, विशेषताओं को गिनाते हैं। वहां पर उन्होंने भारत की उपलब्धि जो शून्य है उसके बारे में लोगों को बताएं कि शून्य कितना इम्पोर्टेंट है। अगर शून्य नहीं रहे तो हमारा जीवन ही बेकार है। शून्य एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंक होता है जो जिसके आगे लग जाने के बाद उसका अंक ही बदल जाता है। और उस भारतीय संस्कृति का सारे विश्व में लोहा मनोहर है। उन्होंने सदैव अपने देश से अज्ञानता और अंधविश्वास को देश में अज्ञानता और अंधविश्वास को दूर हटाने का प्रयत्न किया। शिकागो से लौटकर अपने देशवासियों, विशेष रूप से युवाओं को जगाने के लिए सिंह गर्जना करते हुए कहा, उठो जागो। देखो, ये अंत में जो पॉइंट उन्होंने लिखा, बच्चों, युवाओं को, युवा पीढ़ियों को उन्होंने कहते हैं उठो जागो, आगे बढ़ो और अपना लक्ष्य प्राप्त किए बिना रुको नहीं। माने वे कहते हैं कि हे बच्चों, हे युवाओं, तुम जागो, आगे बढ़ो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करो। इस तरह उन्होंने भारतीय इतिहास की संस्कृति को आगे बढ़ाने का भरसक कोशिश की। इस तरह इस कहानी समाप्त होता है। अब हम लोग को शब्दकोश और प्रश्न का उत्तर अगले बार करवाया जाएगा। अतः तुम लोग इस चैप्टर को फिर से, इस अध्याय को पढ़ लेना, ताकि अभी तो हम पढ़ा ही लिए, लेकिन एक बार और पढ़ लेना ताकि तुम्हें प्रश्न का उत्तर याद करने में सहूलियत हो। धन्यवाद। थैंक यू।